देखिए जो है मैं जो है आपको जो है प्रकाश का परावर्तन, उसके नियम और समतल दर्पण से रिलेटेड सब बता दिया था ना। हाँ। उसमें जो है मैं जो बताया था और कुछ जो है उदाहरण भी बताया था कि किस तरह से समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है। मान लीजिए समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखा है, अगर उसका पूरा किसी भी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखना हो तो उसकी जो है ऊंचाई अगर मान लो 170 है तो उसका पूरा मतलब देखना हो अगर प्रतिबिंब, तो उससे आधे ऊंचाई का समतल दर्पण होना चाहिए। इससे रिलेटेड सब सवाल बता दिया गया था। आज मैं बताऊंगा गोलीय दर्पण। क्या है हेडिंग? गोलीय दर्पण। देखिए समझिएगा, गोलीय दर्पण जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्फेरिकल मिरर। इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण को क्या कहते हैं? स्फेरिकल मिरर। देखिए नाम से स्पष्ट है कि गोलीय दर्पण जो होता है वो कांच के एक खोखले का ही भाग होता है। गोलीय दर्पण क्या होता है? गोलीय दर्पण जो होता है वो कांच के खोखले गोले का काटा गया एक भाग होता है। गोलीय दर्पण क्या होता है? गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोलीय दर्पण कांच के खोखले, जो खोखला हो मतलब अंदर से खोखले गोले का काटा हुआ भाग होता है। गोले का कटा हुआ गोलीय दर्पण जो होता है, गोलीय दर्पण से ही तो गोलीय दर्पण मतलब दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण। तो गोलीय दर्पण जो होता है वो कांच के खोखले गोले का कटा हुआ एक भाग होता है। कटा हुआ क्या होता है? कटा हुआ एक भाग होता है जिसका एक तल क्या होता है? परावर्तक तल होता है, और दूसरा तल जो पॉलिश किया हुआ जिस पर लाल ऑक्साइड लगाया जाता है। तो इसमें बताया गया है कि जिसके एक तल पर क्या होता है? पारे या चांदी की कली होती है। जो गोलीय दर्पण होता है कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। जैसे मान लीजिए अभी बताएंगे सब, तो अभी फिगर बना के भी समझाएंगे। लिखा है कि गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा हुआ एक भाग होता है जिसके परावर्तक तल पर, देखिए जिसके एक तल पर क्या होता है? जिसके एक तल पर पारे या चांदी की कलई की जाती है। कलई मतलब पेंट की जाती है। पारे या चांदी की कलई मतलब पॉलिश करके उसके ऊपर आयरन ऑक्साइड का लाल पेंट कर दिया जाता है। क्या किया जाएगा? कलई मतलब पॉलिश करके उसके ऊपर मतलब इसी के ऊपर उसके ऊपर लाल ऑक्साइड का क्या किया जाएगा? लाल ऑक्साइड का लाल पेंट। देखिए इसमें आयरन ऑक्साइड, इसके ऊपर क्या करेंगे? आयरन ऑक्साइड, इसके ऊपर आयरन ऑक्साइड का एक पेंट कर दिया जाता है ऊपर से। उसके ऊपर आयरन ऑक्साइड का लाल पेंट कर दिया जाता है। आयरन ऑक्साइड का क्या किया जाएगा? लाल पेंट कर दिया जाता है। आयरन ऑक्साइड का लाल पेंट कर दिया जाता है। और दूसरा तल क्या होता है? परावर्तक तल, जहां से प्रकाश की किरण क्या होती है? परावर्तित होती है। दूसरा तल परावर्तक होता है। दूसरा तल क्या होता है? दूसरा होता है परावर्तक तल होता है। दूसरा कौन सा तल होता है? परावर्तक तल होता है। दूसरा परावर्तक तल होता है। समझ में आया? इसमें क्या होता है कि जो गोलीय दर्पण होता है, स्फेरिकल मिरर होता है, वो कांच के खोखले का गोल मतलब कटा हुआ एक भाग होता है जिसके, देखिए कांच का एक खोखला गोला है। मान लीजिए ये जो है आपका कांच का एक खोखला गोला है। इस तरह से यहाँ भी एक कांच का खोखला गोला है। ये दो कांच के क्या है? खोखले गोले। अगर हमें गोलीय दर्पण बनाना हो तो क्या कर दे रहे हैं? मान लीजिए देखिए यहाँ से बीच में से काट दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं? बीच में से ऐसे काट दे रहे हैं। मान लीजिए इस तरह से काट दिए तो गोलीय दर्पण जो होता है ये कांच के खोखला है। कांच के खोखले का कटा हुआ एक भाग होता है।
तो देखिए अगर इसके जो है अंदर हम अगर पॉलिश कर दें, इसके अंदर अगर हम जो है पारे या चांदी की कलई कर दें तो जो ये दर्पण मिलेगा, देखिए अंदर अगर हम पॉलिश करेंगे पारे या चांदी की कलई तो ये जो है दूसरे दर्पण का निर्माण करेगा, जबकि ये दोनों गोलीय दर्पण है। देखिए इधर से मैं काटा, अब इसमें मैं क्या करूँ, इधर से काट दूं। देखिए इधर तो बाएं ओर से काटा ना, ये गोलीय दर्पण था, एक गोला जैसा दर्पण था, मतलब एक कांच के खोखले गोला था, कांच का खोखला गोला था। इसको मैं बाएं तरफ से इधर से काट दिया और इसके अंदर जो है पारे या चांदी की कलई कर दिया और इसी के ऊपर लाल ऑक्साइड का लाल पेंट चढ़ा दिया और ये दूसरा तल मैं परावर्तक तल कर दिया। इसी प्रकार मैं इस खोखले वाले गोले को अगर यहाँ से काट दूँ इधर से, और जो है या तो इधर देखिए ये हो गया। अगर मैं इसमें मान लीजिए अंदर कर दिया गया, इसमें आप बाहर कर दीजिए, इस तरह से इसे जो है बाहर कर दीजिए, मान लीजिए दोनों ओर से कर दिया जाएगा। जैसा आप लाल पेंट करेंगे, आयरन ऑक्साइड लगाएंगी, उसी तरह से उस दर्पण का निर्माण हो जाएगा। इसमें मान लीजिए हम जो है यहाँ से काटे हैं और इसके जो है बाहरी ये जो कांच का खोखला गोला है, इसके बाहरी सतह पर इस तरह से जो है लाल ऑक्साइड, मतलब ये जो पारे या चांदी की कलई कर दिया गया और लाल ऑक्साइड का पेंट लगा दिया गया। और ये कांच का खोखला एक गोला है, इसके अंदर वाले भाग में क्या कर दिया गया, हाँ मतलब पारे या चांदी की कलई करके लाल ऑक्साइड का पेंट चढ़ा दिया। तो ये दो रूप ग्रहण कर लिया कि नहीं, ये गोलीय दर्पण दो रूप ग्रहण कर लिया, एक जो रूप ये मिला और एक रूप ये मिला। तो देखिए इसमें क्या है कि इस गोलीय दर्पण में हम देख रहे हैं कि परावर्तक तल जो है ये नीचे वाला दबा हुआ भाग है कि नहीं, परावर्तक तल है, ये परावर्तक तल है। और ये जो है ऊपर वाला तल जो है, जो बाहरी वाला तल है, ये जो है क्या किया गया है, कलई किया गया है, मतलब पारे या चांदी की कलई की गई है। पारे या चांदी की कलई की गई कि नहीं, चांदी की कलई की गई है, कलई। और इसमें देख रहे हैं हम कि जो परावर्तक तल है ये उभरा हुआ तल है कि नहीं, परावर्तक तल जो है ये परावर्तक तल मतलब जिस पर पेंट ऑन नहीं किया गया है, ये उभरा हुआ तल है ना परावर्तक तल। परावर्तक तल उभरा हुआ तल है, जबकि जो लाल ये जो मतलब पारे या चांदी की जो कलई की गई है, पारे या चांदी की जो कलई की गई है, ये अंदर वाला तल है कि नहीं है। तो इससे दो दर्पण का निर्माण हुआ, इसी गोलीय दर्पण से दो दर्पण का निर्माण हो गया। एक जो ये दर्पण मिला, इसमें जो है बाहरी तल पर जो है पारे या चांदी की कलई की गई है, तो ये जो दर्पण मिला है ये आपका कौन सा दर्पण मिला, अवतल दर्पण। ये कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण मिल गया। और ये जो दर्पण मिला है ये उत्तल दर्पण हो गया। कौन सा दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण, तो इस तरह से हमें दो दर्पण का निर्माण हुआ, उत्तल दर्पण। तो ये जो दो दर्पण निर्मित होता है यही गोलीय दर्पण से निर्मित होता है, ये उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो दो गोलीय मतलब गोलीय दर्पण से ही दो दर्पण का निर्माण हुआ। अगर हम गोलीय दर्पण को जो है बाएं तरफ से, मतलब कांच के खोखले गोले को बाएं तरफ से काटें और उसके बाहरी जो है सतह पर पारे या चांदी की कलई करें और अंदर वाले तल को परावर्तक तल कर दे, तो ये जो दर्पण मिलेगा ना, इसे हम अवतल दर्पण कहेंगे। अगर हम इस तरह से कर दे कि जो है अंदर वाले भाग पर पारे या चांदी की कलई कर दे और बाहरी तल परावर्तक तल कर दे, तो जो दर्पण मिलेगा वो उत्तल दर्पण। इस प्रकार हमने सीखा कि गोलीय दर्पण से दो दर्पण का निर्माण होता है। तो पहला है आपका अवतल दर्पण और दूसरा है उत्तल दर्पण। अभी हेडिंग डालिए गोलीय दर्पण के प्रकार, मतलब आप सब डालिए ना, मतलब समझ लीजिए, क्यों सब पहले से बता दिया गया है, समझ लीजिए, क्यों रिवीजन करवाइए, रिवीजन करवा दिया जा रहा है। अब इसके बाद है गोलीय दर्पण के प्रकार। अब गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, हाँ कौन कौन, हाँ इसी गोलीय दर्पण से ही तो दो दर्पण बने हैं, गोलीय दर्पण से ही दो दर्पण निर्मित हो गए। तो गोलीय दर्पण के प्रकार, हेडिंग है आपका गोलीय दर्पण के प्रकार। गोलीय दर्पण के प्रकार जिसे इंग्लिश में कहते हैं टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मतलब होता है गोलीय और मिरर में दर्पण। गोलीय दर्पण के प्रकार, तो आपने क्या सीखा, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं ना। मैंने एक जो है गोलीय दर्पण इस तरह से जो बनाया था, पहले मैं बता रहा हूँ अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, पहला है अवतल
दर्पण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कनकेव। इंग्लिश में क्या कहते हैं? कनकेव मिरर। इंग्लिश में इसे कहते हैं कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर मतलब ये होता है, अभी मैंने बनाया था फिगर जो है, अगर मैं जो है कोई गोलीय दर्पण इस तरह से ले लूँ कि इसके जो है बाहरी तल पर इस तरह से पारे या चांदी की कलई करके जो है आयरन ऑक्साइड का लाल लेप, आयरन ऑक्साइड का जो है लाल पेंट चढ़ा दूं और अंदर वाले तल को परावर्तक तल कर दूं, तो जो दर्पण मिला था वो अवतल दर्पण कहलाया था। और देखिए अवतल दर्पण में जो परावर्तक तल होता है वह धंसा हुआ होता है, मतलब अंदर अवतल दर्पण कैसा होता है? बीच में धंसा हुआ होता है और किनारे किनारे क्या होता है? उभरा हुआ होता है। तो अवतल दर्पण का डिफिनेशन ये होगा कि वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल, ये अंदर वाला भाग क्या होता है? परावर्तक तल होता है, जिसका परावर्तक तल दबा हुआ, मतलब अंदर की ओर धंसा हो। अंदर की ओर धंसा कि नहीं परावर्तक? ये जो तल है, ये अंदर वाला तल है, ये परावर्तक तल है। कौन सा तल है? परावर्तक तल है। तो वह गोलीय दर्पण का ही रूप है, वह गोलीय दर्पण जिसका अंदर का भाग जो है मतलब परावर्तक तल धंसा हुआ हो, अंदर की ओर धंसा हो, और जो किनारे वाला जो तल हो वो उभरा हुआ हो। तो ऐसे दर्पण को क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। तो वह गोलीय दर्पण, वह है गोलीय दर्पण, वह गोलीय दर्पण जिसका, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल, जिसका परावर्तक तल, जिसका परावर्तक तल क्या हो? अंदर की ओर धंसा हो। जिसका परावर्तक तल दबा हुआ या अंदर की ओर धंसा हो। जिसका परावर्तक तल दबा हुआ या अंदर की ओर क्या हो? धंसा हो। अंदर की ओर धंसा हो। अंदर की ओर क्या हो? धंसा हो। अंदर की ओर धंसा हो। और जो बाहरी तल, ये मतलब ये किनारे वाला जो तल हो, इस दर्पण में उभरे हुए पृष्ठ, इस दर्पण में क्या होता है? उभरा हुआ जो तल होता है, ये जो उभरा हुआ मतलब जो बाहरी तल होता है, ये देखिए उभरा हुआ तल है ना, उभरे हुए तल पर ही तो कलई की जाती है। उभरा हुआ तल है ना, ये सब उभरे हुए तल पर क्या की जाती है? ये उभरा हुआ तल है, मतलब इस तरह से उभर गया है ना ये ऊपर, और अंदर ये दबा हुआ है। तो उभरे हुए तल पर तो पारे या चांदी की कलई की जाती है। उभरे हुए तल पर ये पारे की, चांदी या कलई की जाती है। तो इस दर्पण में उभरे हुए पृष्ठ को क्या कहते हैं? उत्तल पृष्ठ, मतलब जो उभरा हुआ है, उभरा हुआ उत्तल जैसा है ना, पर कलई होती है इस दर्पण में हो। ये समझ में आया कि नहीं? अब इसके बाद जो है ये कौन सा दर्पण कहलाएगा? जब अंदर का भाग जो है परावर्तक तल जो है धंसा हुआ हो, तो ये कौन सा दर्पण कहलाएगा? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण कहलाता है। ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण कहलाता है। इस दर्पण में देखिए उभरे हुए तल पर क्या होता है कि पारे या चांदी की कलई की जाती है। उभरा हुआ तल मतलब उत्तल पृष्ठ, ये उत्तल पृष्ठ है कि नहीं? उभरा हुआ तल। इस दर्पण में उभरे हुए तल मतलब उत्तल पृष्ठ। उत्तल पृष्ठ पर कलई होती है। उत्तल पृष्ठ पर क्या होती है? कलई किया गया, पेंट किया गया, पॉलिश किया गया। उत्तल पृष्ठ पर कलई होती है। तो इस तरह से अवतल दर्पण जो है बीच में धंसा हुआ होता है, तो इसका परावर्तक तल जो है अंदर की ओर दबा हुआ होता है। तो अगर कोई गोलीय दर्पण इस तरह से हो कि अंदर धंसा हुआ हो, तो ऐसे दर्पण को क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। और इस दर्पण में क्या होता है कि उभरे हुए तल, उभरा हुआ जो तल है वो उत्तल पृष्ठ होता है। उत्तल जैसा है कि नहीं? उभरा हुआ तल उत्तल पृष्ठ होता है जिस पर पॉलिश किया रहता है। तो ये तो हो गया अवतल दर्पण। इसमें क्या होता है कि इस तरह से मान लीजिए कोई ये जो है ये मुख्य अक्ष है, यहाँ से कोई किरण जा रही है अवतल दर्पण पे, तो यहाँ ये आपतित किरण है, और इस अवतल दर्पण को गिरी तो ये परावर्तित होगी। ये फिगर है अवतल दर्पण। ये कौन सा फिगर? अवतल। इसके बाद आ रहा है आपका उत्तल दर्पण। तो इसे मिटा देना है, इसके बाद आ रहा है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण भी समझ लीजिए जल्दी से। ये दोनों पेपर में आ सकता है ना कि अवतल दर्पण उत्तल दर्पण किसे कहते हैं।
इसे अच्छे से समझ लीजिए। इसके बाद आ रहा है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण देखिए, उत्तल दर्पण जिसे इंग्लिश में कहते हैं कन्वेक्स मिरर। क्या कहते हैं? कन्वेक्स मिरर। इस तरह से अगर कोई दर्पण है कि जिसमें जो है अंदर की ओर जो दबा हुआ तल है, इसमें पारे या चांदी की कलई की गई हो, मतलब ये अवतल पृष्ठ इसका क्या हो, पॉलिश किया गया हो, और जो बाहरी तल है मतलब उभरा हुआ जो तल है वह परावर्तक तल हो, तो ऐसे तल को, ऐसे मतलब दर्पण को क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण मतलब ऐसा दर्पण, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका उभरा हुआ तल क्या हो, परावर्तक तल हो, और धंसा हुआ जो तल हो वह अवतल पृष्ठ, मतलब धंसा हुआ तल मतलब अवतल पृष्ठ पे पारे या चांदी की कलई की गई, तो ऐसे पृष्ठ को क्या कहते हैं? उत्तल। ऐसे जो है गोलीय दर्पण को उत्तल दर्पण। तो देखिए उभरा हुआ तल जो है ये आपका जो है ये परावर्तक तल। ये कौन सा तल है? परावर्तक तल है। और जबकि ये अंदर धंसा हुआ जो तल है ये पारे या मतलब तांबे या आयरन की जो मतलब पॉलिश किया गया है ये। तो लिख लीजिए, इसमें डिफिनेशन यही है कि वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल उभरा हुआ तल है। वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल उभरा हुआ हो। कैसा हो? उभरा हुआ। परावर्तक तल क्या हो? उभरा हुआ मतलब बाहर की ओर उठा हो। बाहर की ओर उठा है कि नहीं है परावर्तक तल बाहर की ओर उठा है, तो वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल उभरा हुआ अर्थात तो बाहर की ओर उठा हो, ये उत्तल दर्पण कहलाता है। कौन सा दर्पण कहलाता है? उत्तल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण कहलाता है। ये हो गया। और इसके जो बाहरी मतलब जो अवतल पृष्ठ होता है, इस पर पारे मतलब ये जो है अवतल पृष्ठ जो होता है उस पर क्या होता है? कलई होता है कि नहीं होता? पॉलिश होता है। ये अवतल पृष्ठ है। तो क्या इसमें लिख लीजिए, इस दर्पण में दबे हुए पृष्ठ, ये जो दबे हुआ पृष्ठ है अंदर वाला, ये जो दबा हुआ पृष्ठ है ये दबे हुए पृष्ठ है। दबे हुए पृष्ठ मतलब अवतल पृष्ठ। इस दर्पण में दबे हुए पृष्ठ मतलब ब्रैकेट में लिख दीजिए अवतल पृष्ठ। दबे हुए पृष्ठ मतलब अवतल पृष्ठ पर कलई होती है। पृष्ठ पर कलई हुई है कि नहीं हुई है? पर कलई होती है। ऐसे ही डिफिनेशन लिखेंगे तभी नंबर मिलेगा। ये कहिए शॉर्टकट में लिख के आ जाए तो नंबर नहीं मिलेगा। पर कलई होती है। इसमें क्या होगा कि मान लीजिए ये मुख्य अक्ष है, यहाँ से कोई प्रकाश की किरण जा रही है, यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, तो यह इस तरह से क्या हो जाएगी? ये उत्तल दर्पण। तो इससे अब मैं बताऊंगा आप सबको कि गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं समझ लीजिए। ये हो गया कि नहीं? समझ में आया? हाँ, ये सब भूलिएगा नहीं। आप हेडिंग लिखिए आप सब जो है, गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषा। तो पहला इसमें है कि जो है दर्पण का ध्रुव क्या होता है। पहला क्या है? दर्पण का ध्रुव। देखिए दर्पण का ध्रुव, आपको दर्पण का ध्रुव समझना है ना। तो मान लीजिए ये जो है आपका ये जो है कांच का एक खोखला गोला है। कांच का एक खोखला गोला है कि नहीं? कांच का एक खोखला गोला है। तो इस तरह से अगर हम जो है यहाँ पर ऐसे ही देखिए, कांच का खोखला गोला ऐसे एक और है। डिफिनेशन समझिएगा। इस कांच के खोखले गोले को अगर हम बीच में से काट दें
कांच के खोखले गोले को इस तरह से बीच में से काट देना, यही तो दर्पण, गोलीय दर्पण निर्मित होता है। गोलीय दर्पण जो होता है, कांच के खोखले गोले का कटा हुआ क्या होता है, एक भाग होता है। तो ये कांच का एक खोखला गोला है, इसका कटा हुआ भाग ये जो इधर का है, ये गोलीय दर्पण क्या है। हाँ, लेकिन इसी गोलीय दर्पण में अगर हम उभरे हुए तल पर कलई कर दें, अगर हम उभरे हुए तल पर कलई कर दें और अंदर का तल परावर्तक तल कर दें, तो ये कौन सा दर्पण निर्मित होगा। ठंडी लगने लगा, ये कौन सा दर्पण है, अवतल। देखिए अंदर वाले तल पर अगर हम पारे की मतलब अंदर वाले तल अगर परावर्तक तल रहे और उभरा हुआ तल अगर जो है पर पॉलिश किया हो, तो ये कौन सा दर्पण निर्मित होगा, तल की अवतल। अवतल में ही तो पर जो है अंदर का धसा हुआ भाग परावर्तक तल होता है। तो हमें ध्रुव बताना है, तो किसी भी गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के, किसी भी गोलीय दर्पण है, एक गोलीय दर्पण जो काट दिए हैं, ये आपका गोलीय दर्पण मिल गया। इस गोलीय दर्पण के ये परावर्तक तल है, अंदर वाला तल कौन सा है, भाग है, ये परावर्तक तल है कि नहीं है, परावर्तक तल है। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ये गोलीय दर्पण का परावर्तक तल है, इसका मध्य बिंदु मान लीजिए P है, तो ये दर्पण का ध्रुव है। और ये जो गोलीय दर्पण हमें मिला है, इसको मान लीजिए यहाँ से यहाँ काटा गया है, तो इसको नाम दे दिया ये M1 है, ये M2 है, ये गोलीय दर्पण मिल गया। इस गोलीय दर्पण का जो परावर्तक तल है, अंदर की ओर धंसा हुआ है ना तल, तो इसका जो मध्य बिंदु है ये P है, यही गोलीय दर्पण का क्या हो जाएगा, ध्रुव कहलाएगा। यही लिखना है कि गोलीय दर्पण के गोलीय, ऐसे इधर भी देख लिया जाए, ऐसे इसमें भी अगर मान लीजिए काट दिया जाए इधर से, इसमें तो इधर से काट दिया गया है, इसमें अगर इधर से काट दिया जाए इस तरह से, और बाहर जो है हम क्या करें, बाहर इस तरह से हम जो है कलई कर दें, बाहर कलई कर दें, नहीं इसे अंदर कलई कर दीजिए, इसे क्या करिए अंदर की ओर, इस तरह से अंदर की ओर कलई कर दें, क्योंकि दो दर्पण निकाल के हमें समझना है ना, दोनों दर्पण के बारे में दर्पण का ध्रुव समझना है ना। तो मान लीजिए ये जो है ये गोलीय दर्पण है आपका, इसके अंदर वाले भाग पे पॉलिश कर दिया गया, ये कौन सा दर्पण बन जाएगा, मान लीजिए यहाँ से काट दिया गया, M1 M2 ये गोलीय दर्पण है। अब अंदर जब हम पॉलिश कर देंगे तो ये कौन सा दर्पण बन जाएगा, उत्तल है, क्योंकि उत्तल में ही जो उभरा हुआ तल परावर्तक तल होता है। ये जो उभरा हुआ तल है, जो बाहर की ओर उभरा हुआ है, ये परावर्तक तल है कि नहीं है, परावर्तक तल है। ये कौन सा तल है, परावर्तक तल। और अंदर जो कलई किया गया है वो दबे हुए भाग में हुआ है। तो अगर इसमें डिफिनेशन बताया जाए कि ये जो उत्तल दर्पण जो बना है, इसमें अगर दर्पण के ध्रुव का डिफिनेशन बताया जाए, तो इसमें भी यही परिभाषा होगा कि दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु क्या कहते हैं, अवतल दर्पण में ध्रुव यहाँ है, ऐसे ही उत्तल दर्पण में भी ध्रुव यहीं पर ही होगा, नहीं समझ में आया। तो ऐसे लिख दीजिए डिफिनेशन। इसमें क्या है कि ये केंद्र है, ये केंद्र है ना, जिसे वक्ता केंद्र कहते हैं। ये गोला है तो इसका केंद्र होगा कि नहीं होगा, कांच का एक खोखला गोला है ना, तो इसका केंद्र मान लीजिए C है, और ऐसे ही ये भी कांच का एक खोखला गोला है, तो इसका केंद्र C होगा कि नहीं होगा। तो इस तरह आप देखिए ध्यान से कि अवतल दर्पण में ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है ना, और ये कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण पर ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि रटने से नहीं कुछ होगा, समझने से सब कुछ। तो देखिए इसमें जो अवतल दर्पण में क्या होता है कि जो ध्रुव होता है वो केंद्र के दाईं ओर होता है ना, कांच के खोखले गोले के केंद्र के दाईं ओर है ध्रुव की नहीं, ये किसमें होता है, अवतल दर्पण। और इसमें देखिए बाईं ओर है कि नहीं। तो परिभाषा लिख लीजिए कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, जहाँ से प्रकाश की किरणें परावर्तित होती है, उसी को क्या कहते हैं, परावर्तित। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का क्या कहते हैं, मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, दर्पण का
ध्रुव कहते हैं। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आया? अब इसके बाद आ रहा है वक्ता केंद्र। इसके बाद क्या डिफिनेशन आ रहा है? वक्रता केंद्र। देखिए वक्रता केंद्र में क्या होता है कि ये कांच का जो खोखला गोला है ना, ये कांच का खोखला गोला है। इस कांच के खोखले गोले का जो केंद्र होगा वही तो इस दर्पण का वक्ता केंद्र होगा। ये जो दर्पण बना है, जो अवतल दर्पण हम बनाए हैं, कांच का एक खोखला गोला है, इसका केंद्र सी है, तो इस दर्पण का वक्ता केंद्र क्या होगा? सी तो होगा। तो कांच, देखिए गोलीय दर्पण, कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है उसी के केंद्र को ही क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण का वक्ता केंद्र कहते हैं। मतलब ये डिफिनेशन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? यही लिखना है वक्ता केंद्र में कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले का केंद्र क्या कहलाता है? दर्पण का वक्ता केंद्र कहलाता है। तो गोलीय दर्पण का ये परावर्तक पृष्ठ है। कांच के जिस, देखिए गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, गोलीय दर्पण के गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है, खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को, उसके, देखिए गोलीय दर्पण ही है। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर का है। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को जो है गोलीय, उसके केंद्र को वक्ता केंद्र कहते हैं। उसके केंद्र को दर्पण का क्या कहते हैं? वक्ता केंद्र। उसके केंद्र को दर्पण का क्या कहते हैं? वक्ता केंद्र। दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इस तरह से वक्ता केंद्र भी मालूम होगी कि नहीं होगी? ये वक्ता केंद्र है कि नहीं है? वक्ता केंद्र है। अब हम समझेंगे, ये भी वक्ता केंद्र है इसमें। अब हम समझेंगे जो है वक्ता त्रिज्या समझेंगे। क्या समझेंगे? हाँ, तो हेडिंग डालिए वक्ता त्रिज्या। यहाँ से आप सभी हेडिंग डालिए ना। इतना तो था जो मैं पहले बता चुका था। अब मैं इसे मिटा दे रहा हूँ जो है। अब मैं वक्ता त्रिज्या बताऊंगा। लीजिए वक्ता त्रिज्या, हेडिंग डालिए। हेडिंग डाल लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। देखिए तीसरा है। देखिए वक्ता त्रिज्या अगर आपको पता करना हो तो इस फिगर से स्पष्ट हो जाएगा कि जो है देखिए गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ यही तो है अंदर का। ये परावर्तक तल मतलब परावर्तक पृष्ठ। इस गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को क्या कहते हैं? दर्पण की वक्ता त्रिज्या कहते हैं। अब इस कांच के खोखले गोले की वक्ता त्रिज्या क्या होगी? कांच के खोखले गोले की त्रिज्या क्या होगी? यही तो होगी जब किसी दर्पण मतलब कांच के खोखले, समझ में आया? देखिए वक्ता त्रिज्या क्या है कि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है। देखिए ये गोलीय दर्पण है, इसका जो परावर्तक पृष्ठ है, इस कांच के खोखले गोले का जो भाग होता है उसकी जो है उसकी त्रिज्या को क्या कहते हैं? वही डिफिनेशन लिखवाया गया, दर्पण की वक्ता त्रिज्या कहते हैं। और इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। इसे आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि वक्ता केंद्र सी को ध्रुव से अगर मिला दिया जाए, वक्ता केंद्र सी को ध्रुव से मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? वक्ता। इसके बाद आपका है मुख्य अक्ष। क्या है? मुख्य अक्ष। हेडिंग डालिए मुख्य अक्ष। चौथा है मुख्य अक्ष।
मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष मतलब ये है, देखिए कि वक्ता केंद्र सी से होकर जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। वक्ता केंद्र सी से जो होकर जा रही है रेखा वाली, जैसे इस तरह से वक्ता केंद्र सी से मान लो रेखा जा रही है, वक्ता केंद्र सी से जो रेखा जा रही है ये, ऐसे इधर से वक्ता केंद्र सी से जो कोई रेखा जा रही है इस तरह से, इसी को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। वक्ता केंद्र सी से होकर जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष में क्या है कि दर्पण के ध्रुव P तथा वक्ता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को दर्पण की मुख्य अक्ष कहते हैं। दर्पण के ध्रुव P, ये P है, और वक्ता केंद्र C है। इसी दर्पण के ध्रुव P और वक्ता केंद्र C को जो मिलाने वाली रेखा होती क्या होती है? दर्पण की मुख्य अक्ष कहलाती है। देखिए दर्पण के ध्रुव P और वक्ता केंद्र C को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। तो ये जो मुख्य अक्ष है, ये जो है ये जो P को दर्पण के ध्रुव P और वक्ता केंद्र C को जो मिलाया जा रहा है रेखा जो है, ये PC जो रेखा है, ये मुख्य अक्ष है। ये क्या है? मुख्य अक्ष है। ये कौन सी अक्ष है? मुख्य अक्ष। ऐसे इधर भी जो है ये मुख्य अक्ष है, मतलब दर्पण के ध्रुव P और C को मिलाने वाली रेखा क्या कहती है? मुख्य अक्ष। ये मुख्य अक्ष। ये कौन सा अक्ष है? मुख्य अक्ष। लिख लीजिए कि दर्पण के ध्रुव व केंद्र को मिलाने वाली रेखा को, दर्पण के ध्रुव व वक्ता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को, दर्पण के ध्रुव व वक्ता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। इसे PC से प्रदर्शित, इसे PC रेखा द्वारा दर्शाया गया। इसे PC रेखा द्वारा दर्शाया गया है। इसे PC रेखा द्वारा दर्शाया गया है। जो P मतलब ध्रुव और C मतलब वक्ता केंद्र, तो वक्ता केंद्र ध्रुव और वक्ता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य। मुख्य फोकस है इसलिए मुख्य फोकस है। अच्छा, इसे देखिए, इसमें क्या होता है मुख्य फोकस में कि जो है मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, एक किरण नहीं है, बहुवचन है ना, किरणें मतलब एक से अधिक किरणें। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है उसे क्या कहते हैं? एक बिंदु से नहीं तो फिर प्रकाश नहीं हो। ये समझिए एक ही बिंदु पर जा रही है। तो देखिए मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से जाती है उसे तो अवतल दर्पण के लिए मुख्य फोकस है, और लेकिन जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत हो वो उत्तल दर्पण के लिए मुख्य फोकस हो जाएगी। नहीं, इसमें तो रियली मतलब वास्तव में नहीं जाती है, लेकिन उत्तर दर्पण में क्या होता है कि जाती हुई प्रतीत होती है। समझ में आया? ये जिस बिंदु से होकर जाती है, इसमें देखिए अवतल दर्पण में, इसी को क्या कहते हैं? मुख्य। तो ये डिफिनेशन में लिख लीजिए। और ऐसे ही मान लीजिए ये जो है ये आपका, ये कौन सा दर्पण है? ये कौन सा दर्पण है? ये तो अवतल दर्पण के लिए हम बताए हैं ना, अवतल दर्पण के लिए बता दीजिए किसके लिए मुख्य फोकस बताया है। देखिए अलग अलग दर्पण के लिए मुख्य फोकस का डिफिनीशन अलग रहेगा, और ये उत्तर दर्पण के लिए मुख्य फोकस का डिफिनीशन अलग रहेगा। उत्तर इसमें क्या होता है कि देखिए ये जो है ध्रुव है ना P, और ये वक्ता केंद्र C है ना, इसको मिला दिया गया, तो ये कौन सी रेखा हो जाएगी? मुख्य अक्ष हो जाएगी। नहीं हो जाएगी, ये मुख्य अक्ष है। कौन सा अक्ष है? मुख्य अक्ष।
इसको ऐसे मिला बढ़ा दिए जाए। इधर से मान लीजिए तमाम प्रकाश किरण आ रही है, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जो है, देखिए ये जो होता है उत्तल दर्पण, ये प्रकाश की किरणों को जो है क्या करता है, फैला देता है, अपसारित कर देता है। इसलिए इसे अपसारित दर्पण भी कहते हैं। लेकिन ये जो किरण है, ये प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पे इकट्ठा करने का काम करता है। देखिए ये जो आपतित किरण जो गई थी, इन सभी को एक बिंदु पे परावर्तित कर दिया कि नहीं कर दिया, मतलब एक बिंदु पे इकट्ठा कर दिया कि नहीं। लेकिन ये जो किरणें होती हैं जब उत्तल दर्पण से जाती हैं, तो इन सभी किरणों को ये फैला देता है। ये जो दर्पण होता है उत्तल दर्पण, इन सभी किरणों को क्या करेगा, इसे फैला देगा, इसे मिलाएगा नहीं, फैला देगा। ऐसे इधर से जब भी कोई किरणें जाएंगी इस दर्पण पे आपतित होंगी, तो ऐसे इसे भी फैला देगा। ऐसे मान लीजिए एक किरण और आज जा रही है, तो इसको भी इसे फैला देगा। तो हम देख रहे हैं कि ये कहीं आपस में काटेंगे नहीं। जब तक काटेंगे नहीं परावर्तित, ये परावर्तित किरण है, इधर से जो गई है, और ये परावर्तित किरण, ये कहीं आपस में मिलेंगे ही नहीं। तो इसीलिए इनका मुख्य फोकस का डिफिनेशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि जब परावर्तित किरणें किसी बिंदु पर जाती हुई प्रतीत हो, किसी एक बिंदु पर क्या हो, जाती हुई, किसी एक बिंदु पर जाती हुई प्रतीत होती है, जाती हुई बिंदु पे प्रतीत होती है, क्योंकि इधर तो कहीं मिलेगा नहीं, और जब तक मिलेगा नहीं तब तक मुख्य फोकस का डिफिनेशन नहीं बनेगा। तो उत्तल दर्पण में क्या होता है कि जो परावर्तित किरणें है किसी एक बिंदु पर जाती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है, और जिस बिंदु पर जाते हुए प्रतीत होती हैं उसी को मुख्य फोकस। तो आपने क्या देखा कि अवतल दर्पण में जो मुख्य फोकस होता है वह दर्पण के सामने होता है, दर्पण के सामने कि नहीं, जबकि उत्तल दर्पण में जो मुख्य फोकस होता है वो दर्पण के पीछे। तो आपने इससे यह निष्कर्ष निकाला कि जो है अवतल दर्पण में मुख्य फोकस पॉजिटिव होता है और उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस निगेटिव। क्यों? क्योंकि दर्पण के सामने की दूरियां, दर्पण से जब ध्रुव से बाएं की जो दूरियां होती हैं धनात्मक होती है, और ध्रुव से दाएं की दूरियां क्या होती है, ऋणात्मक। तो यही डेफिनेशन में लिखना है, लिख लीजिए, लिखा है कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली गोलीय दर्पण के, देखिए गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है कि नहीं, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें दर्पण, देखिए जो है मुख्य फोकस दूरी हो गया ना। अब हेडिंग डाल लीजिए फोकस पर, दो और है, उसके बाद दर्पण का द्वारक, फोकस पर, इसे मिटा दो, फोकस, समझ में आया क्या हेडिंग रहेगा। देखिए फोकस तक हेडिंग डाल दीजिए, फोकस, फोकस तक मतलब नाम से स्पष्ट है कि इस फोकस एफ से होकर जाने वाली कोई रेखा हो, इस तरह से फोकस एफ से कोई रेखा इस तरह से जा रही है, फोकस एफ से जाने वाली कोई रेखा हो और इस मुख्य अक्ष पर क्या हो, लंबवत, ऐसे तल को क्या कहते हैं, फोकस। हाँ, तो ये डिफिनेशन है कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के, ये गोलीय दर्पण है, ये इसका मुख्य अक्ष यही है, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के ये जो अभिलंबवत रेखा, अभिलंबवत मतलब 90 डिग्री जो लंबवत है, इस अभिलंबवत रेखा को, और जो कि मुख्य फोकस एफ से होकर जाए, तो ऐसे रेखा खंड को क्या कहते हैं, फोकस तल। तो लिख लीजिए कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के अभिलंबवत, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के अभिलंबवत, मुख्य अक्ष के अभिलंबवत, मुख्य अक्ष के अभिलंबवत तथा मुख्य अक्ष के अभिलंबवत तथा मुख्य फोकस से होकर जाने वाले तल को, मुख्य फोकस के मुख्य अक्ष के अभिलंबवत तथा मुख्य फोकस, मुख्य फोकस से होकर जाने वाले तल को फोकस तल कहते हैं। जाने वाले तल को क्या कहते हैं, जाने वाले तल को फोकस तल कहते हैं, फोकस तल कहते हैं। समझ में आया कि गोलीय दर्पण, मान लीजिए गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के अभिलंबवत में 90 डिग्री बनाने वाली जो रेखा है और मुख्य फोकस एफ से होकर जाने वाले तल को क्या कहते हैं, फोकस तल।
इसके बाद लिख लीजिए आप दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक, दर्पण का द्वारक मतलब ये है कि इस गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। ये गोलीय दर्पण है ना, ये अमोनियम, ये परावर्तक तल है, इसका जो व्यास है, ये जो व्यास है, ये व्यास जो है इसी को दर्पण का द्वारक समझ में आया। गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के व्यास, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को क्या कहते हैं? दर्पण का द्वारक। वही लिख लीजिए, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को गोलीय दर्पण के, देखिए मान लीजिए गोलीय दर्पण, देखिए मान लीजिए यहाँ फिगर बना देते हैं। ये जो है आपका, ये गोलीय दर्पण है ना, है कि नहीं? ये गोलीय दर्पण है, तो ये इसका केंद्र मान लीजिए जो है यहाँ है, ये वक्ता केंद्र सी, इसका जो व्यास यही तो होगा कि नहीं? केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को तो व्यास कहते हैं। यही दर्पण का द्वारक क्या होगा? ये जो दर्पण है अमोनियम 2, इसका जो द्वारक क्या है? इस परावर्तक तल, ये परावर्तक तल है, ये कौन सा तल है? परावर्तक तल है। और मैं डिफिनेशन में भी लिखवाया हूँ कि इस परावर्तक तल की जो व्यास है, अच्छा तो इस परावर्तक तल का व्यास यही तो होगा। इस परावर्तक तल का व्यास क्या होगा? यही तो होगा। तो इस परावर्तक तल का जो व्यास है ये अमोनियम 2, यही दर्पण का क्या कहलाएगा? द्वारक। बस इतना ही तो समझना है। तो लिख लीजिए कि गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। दर्पण का द्वारक कहते हैं। इसे अमोनियम 2 से बदल करते हैं। बस यही हो गया ना। अब एक क्वेश्चन आता है पेपर में बहुत बार, और एक जो है नोट करके लिख दीजिएगा कि नोट में जो फोकस दूरी होती है, जो दूरी होती है जिसे हम स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं, वह वक्ता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। वक्ता त्रिज्या मतलब जिसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं, इसी की क्या होती है? आधी होती है। ये नोट्स करके लिख लीजिएगा आप लोग कि जो फोकस दूरी होती है वो वक्ता त्रिज्या आर की क्या होती है? आधी होती है। अब मैं 1-2 सवाल बता रहा हूँ, उसके बाद पढ़ा जाएगा। इसे मिटा दिया जरा, लिख जाओ। देखिए क्वेश्चन है कि लिखा है उदाहरण नंबर 5, उदाहरण नंबर कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की वक्ता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, एक अवतल दर्पण की वक्ता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर? 50 सेंटीमीटर है। इस अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या थी? इस अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या थी? फोकस दूरी ज्ञात। देखिए इसमें थोड़ी तो कह रहा है कि एक अवतल दर्पण है जिसकी वक्ता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर, तो इस अवतल दर्पण की फोकस दूरी निकालना। तो चूंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितना दिया है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी, जिसे हम स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं, बराबर 50। देखिए फोकस दूरी जो है ये निगेटिव डायरेक्शन में कि नहीं है। अवतल दर्पण ऐसे तो बनता है। देखिए ये कौन सा दर्पण है? ये अवतल दर्पण है कि नहीं है? इसका ध्रुव P है और यहाँ पर फोकस F है। इसके बीच की दूरी को ही तो स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं, फोकस दूरी। तो ये ध्रुव है। अगर ध्रुव से हम बाएं तरफ दूरी नापें तो ऋणात्मक होता है। ध्रुव से बाएं तरफ दूरी नापें तो क्या होता है? कार्तीय तल में आप सब पढ़े होंगे कि मान लीजिए ये जो है आपका ये मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु से इधर की दूरियाँ ऋणात्मक और इस दाएं तरफ की दूरियाँ धनात्मक, और मूल बिंदु से ऊपर की दूरियाँ धनात्मक और नीचे की दूरियाँ ऋणात्मक।
तो ये जो ध्रुव है, ये ध्रुव से अगर हम बाएं तरफ की दूरी देखेंगे तो ऋणात्मक होगा। ध्रुव P है और बाएं तरफ की दूरी इधर बाएं तरफ देखना है ना, क्योंकि P से ही दूरियां नापी जाती है। तो इसलिए PF मतलब जो फोकस दूरी है इसका मान क्या होगा, माइनस में होगा। क्या होगा, ऋणात्मक में, क्योंकि बाईं ओर है ना, बाईं ओर की दूरी है ऋणात्मक। तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है होगी -50 सेंटीमीटर, मतलब ऋणात्मक होगी। और हमें निकालना है फोकस दूरी, इसलिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी, इसलिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी मतलब स्मॉल या फोकस दूरी निकालना है ना। देखिए वक्ता त्रिज्या दिया, हम सॉरी मैं लिख दिया फोकस दूरी लिख दिया यहाँ पर वक्ता त्रिज्या रहेगा, ये वक्ता त्रिज्या दिया है। वक्ता त्रिज्या भी ऋणात्मक ही होगा, वक्ता त्रिज्या भी क्या होगा, ऋणात्मक ही होगा। ये केंद्र है, ये केंद्र C से जो ध्रुव के बीच की दूरी होती है क्या होती है, वक्ता त्रिज्या होती है। तो ये भी जो है कैपिटल R क्या होगा, ऋणात्मक। तो ये जो है आपका ये फोकस दूरी नहीं है, वक्ता त्रिज्या है। क्या वक्ता त्रिज्या दिया, वक्ता त्रिज्या भी क्या होगा, ऋणात्मक होगा, जिसे कैपिटल R से प्रतीक करते हैं। वक्ता त्रिज्या भी ऋणात्मक। अब फोकस दूरी जब निकालना, देखिए मैं नोट में क्या लिख पा रहा हूँ कि फोकस दूरी जो होती है ये वक्ता त्रिज्या की आधी होती है कि नहीं होती। तो फोकस दूरी जब बराबर हो जाएगा वक्ता त्रिज्या बटे वक्ता त्रिज्या मतलब कैपिटल R बटे 2 हो जाएगी नहीं। अब बताइए वक्ता त्रिज्या कितना, वक्ता त्रिज्या है -50 बटे 2, तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, इक्वल टू 25, माइनस में 25 सेंटीमीटर, तो माइनस में 25 सेंटीमीटर आ जाएगा फोकस दूरी। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या हो जाएगी, माइनस। एक क्वेश्चन और है जो है, इसे मिटा दिया जाता है। एक क्वेश्चन कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। तो उत्तल दर्पण की वक्ता त्रिज्या ज्ञात की। तो उत्तल, हाँ ये होमवर्क है ये जो है। तो उत्तल दर्पण की वक्ता त्रिज्या ज्ञात, वक्ता त्रिज्या ज्ञात। ये आप सभी का होमवर्क है, से आप सब जरूर बताइएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, थैंक यू सो मच।